माय नेम इज ईशान पांचाल। आज मैं आपके सामने अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है द सिविल कोड ऑफ 1814, जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिविल कोड। सिविल कोड है क्या ऑफ 1814? द कंप्रहेंसिव सेट ऑफ सिविल लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट नो एज अ नेपोलियन कोड। एक ऐसा लॉ जिसको एस्टैब्लिश किया गया था नेपोलियन के द्वारा, और उसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्री रेवोल्यूशन फ्रांस से क्या है? इसका डाइवर्स एंड कंफ्यूजिंग लीगल सिस्टम विथ फेडरल लॉ, रीजनल कस्टम्स एंड रॉयल डिक्रीज। और उसकी नीड ऑफ यूनिफाइड कोड क्या है? इसका सिंप्लीफाई एंड द मॉडर्नाइज द लीगल सिस्टम और एंश्योर इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी। डेवलपमेंट ऑफ कोर्ट इसका क्या है? कमीशन क्या है? इसका ड्राफ्टेड बाय कमीशन ऑफ फॉर इमिनेंट जस्टिस। ठीक है, इसका की फिगर्स क्या है? इसका जीन जैकन जेडेन डी कैमेसर्स। और अप्रूवल क्या है? इसका कोड प्रोमलगेटेड ऑन मार्च 21, 1804। इसका अप्रूवल कब हुआ था इसके? ठीक है, की प्रिंसिपल्स क्या क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉज, एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल प्रिविलेज, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ अ लॉ, secular authorities law are the based on the secular principles, separate of the church and secular authorities, protection of a private properties, clearly regulations and the ownership and transmission। आपको इससे इजी विथ लैंग्वेज में समझाता हूँ कि नेपोलियन कोड का सबसे सिंपल काम यही था कि जो गरीब लोग हैं उन्हें उनकी प्रॉपर्टी का अधिकार मिले। और नेपोलियन कोड का काम यह है उनके उससे हमारे ऊपर मतलब जो लोग फ्रांस के लोग थे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? जो गरीब लोग थे उन्हें अपना अधिकार मिल पाया, और जो टैक्सेस लगे थे बहुत ज्यादा उनके ऊपर वो दे नहीं पा रहे थे, वो खाने की कमी हो रही थी, उस वजह से उन्हें टैक्सेस देने नहीं पड़ रहे थे, और उनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी का अधिकार था। और स्ट्रक्चर ऑफ कोड क्या था? बुक 1 में क्या था? पर्सन, लीगल स्टेटस, मैरिज एंड द फैमिली लॉज। अपने ही जो स्टेटस में अपनी फैमिली के आसपास मतलब जो उनके रिलीजन में उसमें शादी करनी होगी उन्हें। राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द फैमिली, तुम्हें अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर तुम अपने घर में रहते पड़े हो तो। बुक 2 प्रॉपर्टी, ठीक है, ओनरशिप, पोजेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स। बुक 2 के उसमें क्या था? अपनी प्रॉपर्टी राइट के लिए था, ओनरशिप के बारे में था, और डिटेल डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी किस किस टाइप की हो सकती है उसके बारे में डिटेल दी गई थी। बुक 3 क्या था? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्ट, इनहेरिटेंस एंड ओब्लिगेशन एंड गाइडलाइंस ऑफ लीगल ट्रांजैक्शन एंड द मतलब तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, जो होनी चाहिए बिल्कुल लीगल होनी चाहिए। इम्पैक्ट क्या पड़ा था फ्रांस के ऊपर? यूनिफाइड एंड एस्टैब्लिश द फ्रांस लीगल सिस्टम, प्रोवाइड अ क्लियर कोरेक्ट सेट ऑफ लॉ। और यूरोप के ऊपर क्या पड़ा था? यूरोप के ऊपर क्या पड़ा था? एडॉप्टेड बोली और पार्टली बाय मेन यूरोप कंट्रीज, इन्फ्लुएंस्ड लीगल रिफॉर्म अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, basic of civil law system is Latin America, Africa and Asia, a model of legal codification worldwide। और conclusion and legacy इसका क्या था? summary क्या थी? The Napoleon Code was a revolution legal framework profoundly influenced the development of modern legal system, legacy enduring influence of country civil law, justification of principle integrate into various nation legal system। फाइनल इसका थॉट क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टी राइट एंड सेक्युलर गवर्नमेंट्स remain relevant today। Some important questions: How did the Napoleon Code impact legal system outside of Europe? उदित दुबे। This question can lead to उदित दुबे। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। दिस क्वेश्चन कैन बी लीड टू डिस्कस अबाउट द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द कोड एंड इट्स एडॉप्शन इन रिलीजन बियॉन्ड यूरोप। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वेयर सम ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ नेपोलियन कोड ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंट। दिस क्वेश्चन इन्वाइटेड डिस्कशन अबाउट द controversies surrounding the code, including issues related to gender equality, centralized of power and the resident of local customs। Thank you।